हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक पे नज़र डालें तो यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस निकालना है, वो भी किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो चलिए हम समझते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको प्लेट नज़र आ रही है, तो दो प्लेट हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, पैरेलल। तो मैं यहाँ पर दो प्लेट बना देता हूँ, ये आपको प्लेट जैसी नज़र आ रही होगी। तो ये रही फर्स्ट प्लेट और ये है दूसरी प्लेट। मैं इन दोनों प्लेट के नाम भी डाल देता हूँ। तो ये फर्स्ट प्लेट जो है उसको नाम दे देता हूँ मैं M और दूसरी प्लेट जो है उसे नाम दे देता हूँ N। आप बुक में देखेंगे कि ये प्लेट जो है वो डंडे जैसी दिखाई देती है, पर बच्चों बता दूँ ये दो डंडे नहीं हैं, ये क्या है, पैरेलल प्लेट। बुक में आपको ऐसे निशान दिखेंगे, ऐसे सिंबल नज़र आएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्लेट है। तो मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेट है और दोनों का एरिया हमने मान लिया कि दोनों का एरिया लगभग सेम है, ए एरिया है। और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, d मान लिया। और मान लीजिए इस फर्स्ट प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, और दूसरी प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, माइनस सिग्मा। कभी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो कभी मैं यहाँ पर बात करूँ प्लस सिग्मा की, तो प्लस सिग्मा का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू अपॉन में एरिया। और कभी मैं माइनस सिग्मा की बात करूँ तो यहाँ पर चार्ज कितने हैं, यहाँ पर कितने होंगे, माइनस क्यू अपॉन में एरिया। बच्चों हो सकता है कि दोनों का एरिया अलग अलग भी हो, पर जनरली यहाँ पर दोनों का एरिया क्या लिया जाता है, सेम लिया जाता है। पर कभी मान लीजिए एग्जाम में दोनों का एरिया डिफरेंट हो तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर ए की जगह A1 आ जाएगा और यहाँ पर ए की जगह A2 आ जाएगा। पर फिलहाल अभी हम NCERT के हिसाब से चल रहे हैं, तो दोनों का एरिया हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो बच्चों आपको बता दूँ इस पर कितने चार्ज हैं, तो आप कहेंगे सर इस पर तो प्लस सिग्मा है, और इस पर इंड्यूस हो गए कितने, माइनस क्यू चार्ज इस फेस पर, और इस तरफ क्या चार्ज इंड्यूस होंगे, प्लस क्यू। और आपको याद होगा प्लस क्यू चार्ज को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। कभी आपको कैपेसिटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे पिछला लेक्चर ज़रूर देखें जिसमें मैंने कैपेसिटर के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो सपोज कभी हम यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम ले लें, क्या ले लें, मीडियम क्या लिया है हमने, एयर मीडियम कंसीडर किया है। और कभी मैं इन दोनों प्लेट के बीच में P पॉइंट लूं तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, किसकी, एक तो पहली प्लेट M की और दूसरी प्लेट N की। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव किया हुआ है। कहाँ पर डिराइव किया हुआ है, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू याद करें इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो कभी आपको वो लेक्चर देखना है क्योंकि हम वो फॉर्मूला वहाँ पर डिराइव कर चुके हैं। कभी आपको वो लेक्चर देखना है तो मैं यहाँ पर आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू M शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू कौन सी शीट बच्चों, M शीट ऑफ चार्ज। तो कभी आपको ये फॉर्मूला पता हो, नहीं पता हो तो ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में हम यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है बच्चों, अभी बताया था Q/A, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर क्या होगी, प्लस से बाहर की तरफ होती है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
अलॉन्ग एम एन। कहाँ की तरफ होगी बच्चों? एम एन, एन से एन की डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, सिमिलरली कभी हम पूरा पॉइंट लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एट पॉइंट पी ड्यू टू किसके कारण? एन शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से क्या आएगा कभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वापस आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कभी हम कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q अपॉन में A, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू क्या होगी बच्चों? सेम होगी। और कभी हम डायरेक्शन की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए एम शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? प्लस से बाहर जाती है। और हमेशा एंड कहाँ होती है? तो माइनस की तरफ होती है। तो प्लस से कभी इस शीट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और माइनस की तरफ की बात करें तब भी डायरेक्शन जो होगी वो इसी तरफ होगी। हाँ है ना बच्चों? कभी हम देखिए, कभी हम प्लस की बात करें तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, और कभी हम माइनस की तरफ बात करें तो डायरेक्शन कहाँ होगी? टू। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाती है, ये आपको पता है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों? सेम हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे अलोंग, फिर से क्या हो जाएगी बच्चों? एम एन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम निकालते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का टोटल पोटेंशियल क्या है। तो हम यहां पर निकालते हैं टोटल पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, बच्चों क्या आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो सुनिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है, कभी आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है? तो आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। E इक्वल्स जो होता है वो होता है माइनस का डेल V अपॉन में डेल R। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कभी ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर फिर से लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप पढ़ सकते हैं। तो E का फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया? माइनस का डेल V अपॉन डेल R। तो कभी हम V की बात करें तो E का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? उसकी डिस्टेंस से। तो E इंटू डेल R। सर डेल R क्या है? डेल R जो है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, जो कि कितनी होगी बच्चों? D होगी। हाँ है ना? तो बच्चों कभी हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आप बता सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 और E2 का एडिशन होगी। तो यहाँ पर मैं E1 और E2 का एडिशन कर देता हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? E1 प्लस E2। सर क्यों E1 प्लस E2? क्यों? क्योंकि E1 की डायरेक्शन भी सेम है, E2 की डायरेक्शन भी सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E1 प्लस E2 होगी। तो V इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 बताए क्या होगा? E1 है Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है बच्चों? 2 अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना बच्चों? D। कभी हम इसे सॉल्व करें तो Q प्लस Q इज 2Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इनटू में क्या चल रहा है बच्चों? D। तो यहाँ से V का फॉर्मूला आ गया QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब बच्चों आपको ये पोटेंशियल मिल गया। अब पोटेंशियल मिल गया तो आपको निकालना क्या है? फाइनली निकालना है कैपेसिटेंस। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आपको फॉर्मूला पता है? Q इक्वल्स टू CV। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? Q इक्वल्स टू CV। तो क्या आप यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? क्या होगी बच्चों? Q अपॉन V। तो यहाँ पर C तो एज इट इज, Q एज इट इज, और मैं V की वैल्यू डाल रहा हूँ, और V की वैल्यू कितनी है बच्चों? QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसल। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है कैपेसिटेंस का बच्चों। क्या आ रहा है बता सकते हैं? A एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर गया, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? D। इसका मतलब ये हुआ
कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। चार्ज को स्टोर करने की क्षमता मतलब ये जो कैपेसिटर है इसके चार्ज करने की स्टोरिंग क्षमता किस पर डिपेंड कर रही है, देखिए एरिया पर। किस पर? एरिया ऑफ प्लेट पर और साथ के साथ डी पर। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर फैक्टर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर फैक्टर जो है दिखाता हूँ, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं इसके फैक्टर्स बता रहा हूँ। तो बच्चों फैक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहला फैक्टर देखिए क्या है। सबसे पहला फैक्टर जो है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी मैं इस प्लेट का एरिया बढ़ा दूं, प्लेट का एरिया कम है तो कैपेसिटेंस कम होगा, एरिया ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी मैं एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट बताएं, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताएं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कभी डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। मतलब कभी आप डिस्टेंस को कम कर दें, डिस्टेंस जितनी कम करेंगे कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ेगा। और क्या आपको तीसरा फैक्टर नजर आ रहा है, तो जवाब है सर अभी तो नजर नहीं आ रहा है। पर बच्चों याद कीजिए, कभी यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच कभी मैं एयर की जगह एक ऐसा मीडियम रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो आप कहेंगे सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। इसे मैं अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। डाइलेक्ट्रिक जैसे मैंने आपको कभी बताया हो, एयर के लिए हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। पर कभी आप प्लास्टिक ले और रबर ले, वुड ले या फिर ऐसी चीज़ ले जो कि इंसुलेटर है, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, थाउजेंड्स में होती है। तो आप सोचें कभी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर होता तो यहाँ पर तीसरा फैक्टर भी नज़र आता, क्या, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज किया तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप रियल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखें, तो यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में कभी एयर नहीं होती। याद रखिएगा, एयर होने से क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर कांस्टेंट है। पर कभी आपने यहाँ पर प्लास्टिक रख दिया, रबर रख दिया, माइका रख दिया या फिर वुड रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए रियल लाइफ में कभी आप अपने पंखे का कैपेसिटर निकाल के देखें, पंखे में जो कंडेंसर लगा हुआ है उसे निकाल के देखें और तोड़ भी सकते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आपके घर में ही वो कैपेसिटर है। कभी कोई खराब पंखा पड़ा हो तो आप उस कैपेसिटर को तोड़ें तो आप देखेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है, माइका भरा हुआ है, ऐसा चीज़ भरी हुई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर कहें एप्सिलॉन आर ज़्यादा है। एप्सिलॉन आर ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, और कैपेसिटेंस ज़्यादा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन तीनों तरीके में से सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो आप कहेंगे सर पहला तरीका बेस्ट है। तो मैं कहूँगा नहीं यार, पहला तरीका तो मुझे बेस्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि देखिए एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। पर बच्चों सोचो, हम डिवाइस को छोटा बनाना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उसका एरिया बढ़ाओगे? तो जवाब है नहीं। एरिया बढ़ाओगे तो डिवाइस बड़ा हो जाएगा, और ये इकोनॉमिक पर्पस से या फिर फिटिंग पर्पस से अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप एरिया तो बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो पर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अब सेकेंड जो है, कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब देखिए बच्चों, कभी दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को आप कम करते गए तो आप डिस्टेंस को कितना
जितना कम करोगे, एक लिमिट होती है डिस्टेंस को कम करने की, तो आप वैसे ही डिवाइस को छोटा बनाना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली कम होगी। इसका मतलब डिस्टेंस को भी आप एक हद तक कम कर सकते हैं जिससे कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सके। तो आप समझ गए होंगे सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कैपेसिटेंस बढ़ाने का कि आप दोनों प्लेट्स के बीच एक ऐसा मीडियम रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट हो या सबसे ज़्यादा हो। तो हम ऐसा मटेरियल रखने की कोशिश करते हैं कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कभी आपको इस अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और कभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए मैं यहीं पे विदा लूँगा और जल्दी ही वापस आऊँगा अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।